हेलो दोस्तों। बहू के लिए गलत सोचने वाला ससुर। हरीलाल एक व्यापारी था। उसका एक ही बेटा था, सोमेश, जो व्यापार में उसका हाथ बटाता था। हरीलाल के परिवार में उसकी पत्नी माधवी और उसकी बहू शोभना ही थे। सोमेश व्यापार के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि पुत्रवधू शोभना घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और प्रसन्न रहता था। एक दिन आधी रात के बाद शोभना खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर हरीलाल ने उसे वापस लौटते देख लिया। उसे शोभना के चरित्र पर शंका हुई। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का ये आचरण आपत्तिजनक है। इससे मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं। उसने अपनी पत्नी माधवी से चर्चा की और बहू को पीहर छोड़ देने का निर्णय। अगले दिन हरीलाल शोभना को रथ में बैठाकर स्वयं रथ हाँकते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी सी नदी मिली। हरीलाल ने बहू से कहा, तुम रथ से उतरकर जूते उतार कर नदी पार कर लो। किंतु शोभना ने बिना जूते उतारे ही नदी पार कर ली। हरीलाल ने मन में सोचा कि ये दुष्चरित होने के साथ ही अवज्ञाकारी भी है। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे एक खेत मिला, जिसमें मूंग की फसल लहलहा रही थी। हरीलाल ने किसान के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। शोभना ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि ये जंगली जानवरों से बच जाए तब ना। हरीलाल को उसकी बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वे एक नगर में पहुंचे, जहां के लोग बहुत सुखी और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। ये देखकर हरीलाल के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। शोभना बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि उसे उजाड़ा न जाए तो। हरीलाल को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु वो फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर आगे जाने पर एक योद्धा दिखाई पड़ा, जिसे देखकर हरीलाल फिर बोल पड़ा, अरे वाह, ये युवक तो देखने में ही शूरवीर लगता है। लेकिन शोभना फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पीटा ना जाए तो। इस बार तो हरीलाल क्रोधित हो गया, किंतु किसी प्रकार उसने अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। हरीलाल एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रथ को रोककर पेड़ की जड़ में बैठकर आराम करने लगा, जबकि शोभना पेड़ से दूर जमीन पर बैठ गई। ये देखकर हरीलाल ने सोचा, ये कैसी औरत है जो उल्टे काम ही करती है। थोड़ी देर आराम करके वे फिर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर शोभना का ननिहाल आ गया। रास्ते में ही उसका मामा मिल गया और जिद करके उन्हें अपने घर ले गया। वहां भोजन करके शोभना का ससुर अपने रथ में ही लेट गया। ससुर को रथ में लेटा देखकर शोभना भी रथ के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर एक कौवा कांव कांव करने लगा। लगातार कांव कांव की आवाज सुनकर शोभना बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं? एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं। फिर शोभना उस कौवे से कहने लगी, कल रात एक गीदड़ की आवाज़ सुनकर मैं नदी किनारे गई और किनारे लगे एक मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर घर ले आई। पर मैं किसी को कुछ बताती उससे पहले ही मुझे मेरे मायके भेजने का प्रबंध कर दिया गया। देर रात को बाहर जाने के कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है कि इस बबूल की जड़ में खजाना गड़ा है, तो क्या इसे निकाल कर मैं एक नई विपत्ति मोल ले लूं? मैं पशु पक्षियों की बोली समझती हूँ, तो इसमें क्या मेरा दोष है?
हरीलाल शोभना की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बबूल की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सचमुच खजाना मिल गया। वो बहुत प्रसन्न हुआ और बहू की बड़ाई करने लगा और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? शोभना ने उत्तर दिया, वृक्ष की जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। हरीलाल उसके उत्तर से प्रसन्न हुआ। फिर उसने योद्धा के विषय में पूछा, जिसके उत्तर में शोभना ने बताया कि वास्तविक योद्धा वो होता है जो प्रथम प्रहार करता है। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने कहा कि जिस नगर के लोग आगंतुक अतिथियों का स्वागत नहीं करते वो वास्तव में आदर्श और खुशहाल नहीं होता है। अंत में हरीलाल ने जूते पहने नदी पार करने का कारण पूछा, जिसके जवाब में शोभना ने कहा, नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय होता है। इसके अलावा नदी तल में कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए नदी तालाब को सदैव जूते पहनकर ही पार करना चाहिए। शोभना का ससुर हरीलाल उसकी बुद्धिमत्ता पूर्ण बातें सुनकर अति प्रसन्न हुआ और वो शोभना को लेकर वापस अपने घर लौट आया। माधवी शोभना को देखकर हैरान हो गई। फिर हरीलाल ने उसे सारी बात विस्तार से बताई। इतने में शोभना अंदर जाकर रत्नों से भरा घड़ा ले आई, जो वो उस रात को नदी किनारे से लाई थी। ये सब देखकर हरीलाल और माधवी बहुत खुश हुए। उनके हृदय में शोभना के लिए प्रेम और सम्मान बढ़ गया। साथ ही हरीलाल ने शोभना से उसके चरित्र पर संदेह करने और अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। फिर हरीलाल और माधवी ने मिलकर चाबियों का गुच्छा शोभना के हाथों में देते हुए घर की सारी जिम्मेदारी शोभना को सौंप दी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।